जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने भूगोल का क्लास लिया था उसमें मैंने ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में पढ़ाया था। लास्ट में मैंने एक प्रश्न किया था जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है लोगों ने। उनके नाम मैं लेना चाहूँगा। सचिन पांडे जी ने रिप्लाई सबसे पहले किया था, उसके बाद रंजीत कुमार जी ने दिया है, शोएब अंसारी जी ने दिया है, दीपक गुप्ता जी ने दिया है, अनवारुल इस्लाम जी ने दिया है, समृद्धि जायसवाल जी ने दिया है, एहतशाम शाह, मुअज्जम खान, अरुण रावत जी, अशरफुल इस्लाम जी, हिदायत फ्रॉम जयपुर, ये इन लोगों ने रिप्लाई किया है। थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से हमारे प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा। दोस्तों ध्यान दिएगा, अब जो मैं प्रश्न करूंगा वो बीच में भी कर सकता हूं, तो इस मत सोचिएगा कि लास्ट में ही आप चले जाइए, लास्ट में देख के प्रश्न का उत्तर दे दिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो को देखते रहिएगा और आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और हमारे साथ स्टडी पर बने रहिए, मॉडर्न क्लासेस पर। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं भूगोल के चैप्टर में। दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चलेगा तो उसमें इकोनॉमिक्स वाला में प्रश्न का उत्तर उसमें पूछेंगे या उसमें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रश्न किया था कि हमारे पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका रिप्लाई सब लोगों ने बहुत अच्छा दिया। थैंक यू सो मच। आगे हम चर्चा करते हैं अपने स्टडी पर। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं भूगोल पर। भूगोल यानी जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, जियोग्राफी। अभी तक हमने चर्चा किया जो दोस्तों, क्या चर्चा किया था कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में मैंने बताया कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, यानी सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालतम कुछ भी चीज़ें हों उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ब्रह्मांड कहेंगे। ब्रह्मांड के बाद हम आए थे मंदाकिनी पर। मंदाकिनी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है। दोस्तों, मंदाकिनी क्या होता है? मंदाकिनी यानी तारों के विशाल समूह को हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। और उसी में एक मंदाकिनी का नाम है जिसको हम कहते हैं आकाशगंगा। दोस्तों, मंदाकिनी, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए ना, हमारे देश में हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप का नाम है एशिया, एक महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। उसी तरीके से मंदाकिनी मंदाकिनियाँ कई अरब हैं, कई हजार कई करोड़ अरब हैं। तो उसमें से एक मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा, जिसमें हम रहते हैं। हम मतलब सिर्फ मैं नहीं, आप भी रहते हैं, पृथ्वी के सभी जीव रहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य भी है, मंगल भी है, बृहस्पति भी है, सब क्या किस में रहते हैं, उसी आकाशगंगा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करते हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों ने नोट्स बनाया है, कमेंट बॉक्स में मैसेज किया है कि सर हमने नोट्स बना लिया। थैंक यू सो मच, और आप लोग इस तरह बने रहिए। अब बात करते हैं हम तारामंडल। आकाशगंगा के बाद हम बात करते हैं तारामंडल की बात। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख लीजिए, तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। बहरहाल आप तारों को देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल में आपके साथ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तारामंडल देखिए, आकाश में कई तारे हैं, बहुत ढेर सारे तारे हैं, असंख्य तारे हैं। ठीक है, उन तारों के समूह को ऐसे तारे जो कुछ न कुछ आकार निर्धारित करते हैं, जो सुंदर सुंदर क्रम में या सुंदर सुंदर पैटर्नों पर आधारित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तारामंडल कहते हैं। एक परिभाषा लिखिएगा तारामंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक है दोस्तों, तारामंडल। इसी तारामंडल को हम बोलते हैं नक्षत्र। अब समझ में आ गया होगा कि तारामंडल और नक्षत्र उसी को कहते हैं। दोस्तों, इसकी परिभाषा होते हैं कि असंख्य तारे आकाश में असंख्य तारे हैं। कुछ तारे सुंदर सुंदर पैटर्नों पर या क्रम में, तो पैटर्न लिख लीजिए, सब अच्छे समझ में आ जाएगा। हमको समझना है, हमें रट्टा नहीं मारना है। पैटर्नों पर आधारित होते हैं, जिसे तारामंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी किसे कहा जाता है, आकाश में असंख्य तारे हैं, कुछ तारे सुंदर सुंदर पैटर्नों पर आधारित होते हैं, जिसे हम तारामंडल कहते हैं। दोस्तों,
अब बात करते हैं कि कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है, आकाश में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है। एसएससी सीजीएल में कई बार प्रश्न पूछा है। उसके बाद आप आइए लेखपाल में, पिछली बार जब लेखपाल की भर्ती आई तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है। ग्रुप डी जो 2018 में कई एग्जाम चला था 3 महीने लगभग, उसमें 3 या 4 बार यह प्रश्न पूछा गया था कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, लिखिएगा कुल तारामंडलों की संख्या, तारामंडलों की संख्या 88 है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं, 88 हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो क्या है, सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम है सेंटारस। आप पिक में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं सेंटारस। आपको इसमें तारों की संख्या कम दिखाई दे रही है लेकिन तारे बहुत ढेर सारे हैं जो आपको पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों इन तारों में कुल तारों की संख्या है 94। तो हम पहले यहां से चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सेंटारस है, ये देखिए दोस्तों सेंटारस है जिनमें या जिसमें 94 तारे हैं, जिसमें 94 तारे हैं दोस्तों। ठीक है, मेरे साथ आप पिक्चर भी देखते रहिएगा और ये भी करते रहिए, मतलब अपना नोट्स भी बनाते रहिएगा दोस्तों। 94 तारे हैं। अब बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, हाइड्रा। दोस्तों हाइड्रा को आप देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में कुल तारों की संख्या कितनी है, यानी हाइड्रा है, हाइड्रा है जिसमें 68 कितने तारे हैं दोस्तों, 68 तारे हैं, यानी 68 तारे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने तारे हैं टोटल। सेंटारस में है 94 स्टार्स और हाइड्रा में है 68 स्टार्स। अब दोस्तों जो क्वेश्चन सबसे अधिक बार तारामंडलों से पूछता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे अधिक बार जो प्रश्न पूछता है तारामंडलों के बारे में वो है कि वृश्चिक या स्कॉर्पियन। दोस्तों वृश्चिक या स्कॉर्पियन। अब दोस्तों देखिएगा, आकाश में दिखाई देने वाला वृश्चिक तारामंडल, ठीक है दोस्तों, आकाश में दिखाई देने वाला वृश्चिक तारामंडल, इसी वृश्चिक तारामंडल को क्या बोला जाता है, स्कॉर्पियन या स्कॉर्पियस। आप देख सकते हैं दोस्तों, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है तारामंडल। इसमें आपको कम तारे दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें टोटल तारों की संख्या कितनी है, 47। तो यहां लिख लीजिएगा जिसमें 47 स्टार्स हैं, तारे हैं। कितने तारे हैं दोस्तों, 47 स्टार्स हैं। अब बात कर रहे थे हम तारामंडल की, यानी सबसे बड़ा, दूसरा, उसके बाद एक जो तारा दिखाई, यानी इसको देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, इस तरीके से पूछता है कि वृश्चिक क्या है, तारामंडल है या ध्रुव तारा है या उल्का पिंड है या क्षुद्र ग्रह है। तो क्या निशान लगाएंगे आप, निशान ये लगाइएगा कि ये क्या है, तारामंडल है, वृश्चिक या स्कॉर्पियन। अच्छा, इसका आकार है बिच्छू के जैसा दिखाई देता है। लिखिएगा इसका, जो बिच्छू के जैसा दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये बिच्छू के जैसा दिखाई तो दे रहा है मगर वो जो इसका डंक हुआ है वो मुड़ा हुआ है, देखिए ना, यानी बिच्छू के जैसा दिखाई देता है। ये हो गया वृश्चिक के बारे में। अब बात करते हैं सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है। दोस्तों सबसे छोटा तारामंडल आप देख सकते हैं जिसका नाम है क्रक्स। कम पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। तारामंडलों से अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो ये पूछता है कि तारामंडलों की संख्या कितनी है, और वृश्चिक तारामंडल के बारे में, यानी स्कॉर्पियन तारामंडल के बारे में। स्कॉर्पियन या स्कॉर्पियस। दोस्तों मैं दोनों नाम बता दे रहा हूं, इंग्लिश में दोनों नाम इसको लिखा जाता है, क्योंकि यूरोप में इसको स्कॉर्पियस के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ इसको स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम लोग इसको प्रतिबिंबित करते हैं, यानी सिंबलाइजेशन करते हैं किसमें करते हैं, बिच्छू के जैसे में।
ठीक है दोस्तों, इस वजह से इसको हम स्कॉर्पियन कहते हैं और यूरोप में इसको स्कॉर्पियस कहा जाता है। इसमें कितने तारे हैं? 47। इसको ये बिच्छू के जैसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं क्रक्स की। सबसे छोटा तारा मंडल क्रक्स है, जिसके अंदर 5 तारे हैं। जिसके अंदर कितने तारे हैं? सिर्फ 5 स्टार हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं पिक में ढेर सारे तारामंडलों की संख्या। देखिए दोस्तों, ये सब तारामंडल है, ये जो दिखाई दे रहा सब तारामंडल है। लेकिन हमने कहा कि 88 तारामंडल हम बताएं, तो क्या 28 तारामंडल बारे में आप याद करेंगे? नहीं याद करना है। हमें कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान से पीएचडी नहीं करना है दोस्तों। हमें आकाश में जाकर पूरा रिसर्च नहीं करना है, नहीं करना है। हमें सफलता लेना है। सफलता के लिए हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि जितना एग्जामिनर पूछे, जितना एग्जाम में आता है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखें, जिससे कि अगर अपर में भी आ जाए तो हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ध्रुव तारे के बारे में। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार दोस्तों, उसको बोलते हैं पोल स्टार। दोस्तों यह तारा हमेशा हमको उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यह तारा हमेशा हमको उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ध्रुव तारा। दोस्तों आपको पता होगा ध्रुव तारा का उपयोग पहले के लोग, जब घड़ी का समय, जब घड़ी नहीं हुआ करता था, तो क्या करते थे लोग? इसको देख के ही हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। कैसे करते थे? क्योंकि ये दिखाई देता है सबसे उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो नाविक क्या होता है, जब कभी एक जगह से यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते थे तो उनको बहुत दिन लग जाता था। तो वो उसी से पता लगा लेते थे कितना बज रहा है, कौन से दिशा में हम जा रहे हैं, सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। इसके बारे में ये विधिवत जानकारी रखते थे दोस्तों। तो अब बात करते हैं ध्रुव तारा यानी पोल स्टार की बात करते हैं। पोल स्टार आप लोग, हम पिक्चर भी आपको दिखाते रह रहे हैं। आप ये पिक देखिएगा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पोल स्टार है। इसकी चमक देखिए कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब है, इसका उपयोग क्यों किया जाता था? इसका उपयोग किया, पहले के लोग नाविक जो हैं वो अपना दिशाओं के ज्ञान के लिए उपयोग किया करते थे। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछेगा कि प्राचीन काल में नाविक लोग दिशाओं के ज्ञान करने के लिए किस तारे का प्रयोग करते थे? तो किसका प्रयोग करते थे? इसी ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे दोस्तों। यह हमेशा हमारे यहाँ से, भारत से या पृथ्वी से भी कह लीजिए, पृथ्वी से भी यह उत्तर दिशा में फरवरी से लेकर मई तक आसानी से दिखाई देता है। उसके बाद भी दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है, मई के बाद जून यानी बादल, उसके बाद अगस्त बारिश, उसके बाद सितंबर ठंड, अक्टूबर ठंड, नवंबर ठंड। इसकी वजह से ये हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन रहता है अपने स्थान पर। यह भी परिक्रमा करता रहता है हमारे पृथ्वी के साथ, यानी पृथ्वी तो हमारी हर समय घूमती रहती है, वो भी घूमता रहता है, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ध्रुव तारा एक चमकीला तारा है, जिसके जरिए पहले के लोग दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। यह हमारे पृथ्वी से उत्तर दिशा में दिखाई देता है। कभी कभी जब आप लेटते हैं, छत पर देखते हैं, तो एक तारा बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे आपको ये पता चलता है, पता करिएगा कि ये ध्रुव तारा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पुच्छल तारा, जिसको हम बोलते हैं टेल स्टार, पुच्छल तारा से ही आप समझ लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, पुच्छल तारा से भी प्रश्न कई बार पूछे हैं। पुच्छल तारा, अब आप पिक्चर में भी देखिएगा, टेल स्टार। दोस्तों ये पुच्छल तारा है क्या? दोस्तों पुच्छल तारा एक ऐसा तारा है जिसका आकार बिल्कुल एक सिर, मतलब एक ऊपर का आकार सिर की तरह और पीछे पूंछ की तरह बना हुआ दिखाई देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे हम बोलते हैं पुच्छल तारा। दोस्तों ये हमारे पृथ्वी से दिखाई दिया था, अब जो ये दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा। तो दोस्तों इससे कई प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं, पहले नोट करिएगा कि पुच्छल तारा आकाश में प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। वर्ष 1986 में यह 33वीं बार दिखाई दिया था। आप लोग पिक्चर में भी देखते रहिएगा, दिखाई दिया था।
वर्ष 1986। वर्ष 1986 में अगर समझने में दिक्कत है तो ऊपर देखिए लिखा हुआ 1986, ये भी देखते रहिएगा आप। अब जो ये दिखाई देगा दोस्तों, मैंने कहा कि 76 वर्ष बाद, तो जब 76 वर्ष बाद दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था, तो 1986 में फिर 76 को ऐड कर लीजिए, यानी कब दिखाई देगा? 6 6 12 8 7 15 1 16 2062। इसका मतलब है कि 2062 में पुनः दिखाई देगा। लिखिएगा, अब यह वर्ष 2062 में, 2062 ईस्वी में जब यहां 33वीं बार दिखाई दिया था, अब कौन से क्रम में आएगा? 34वीं बार दिखाई देगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने अब तारों के बारे में बता दिया। कौन सा तारा दोस्तों? मैंने तारों के बारे में बात किया कि हेली पुच्छल तारा। अब इस तारे का नाम दिया गया है, इस तारे का नाम दिया गया है। उस तारे का क्या नाम है? इस तारे का नाम है हेली, यानी इसको कहा जाता है हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा यह आकाश में प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा, अब यहां पे देखिए, फिर लिख लीजिएगा आप, हेली पुच्छल तारा वर्ष 1986 में यह 33वीं बार दिखाई दिया था। अब जो दिखाई देगा, अब यह वर्ष 2062 में 34वीं बार दिखाई देगा। यह सबसे बड़ा पुच्छल तारा है, ये भी याद रखिएगा। बस ऐसे ही पूछता है कि सबसे बड़ा पुच्छल तारा कौन सा है, तो हेली पुच्छल तारा। कब दिखाई दिया था? वर्ष 1986 में। किस क्रम में दिखाई दिया था? 33वीं बार। अब कब दिखाई देगा? 2062 में। हेली पुच्छल तारा सबसे बड़ा तारा है, लेकिन सबसे बड़ा पुच्छल तारा है, लेकिन अब यह किस क्रम में दिखाई देगा? तो 34वीं क्रम में दिखाई देगा, 34वीं बार दिखाई देगा ये। ठीक है दोस्तों, अगर आप जिंदगी रहेगी तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब कहने का मतलब हमारा यह था कि पुच्छल तारा का क्रम यही है। इसके बारे में आप जानते रहिएगा, और कभी 2062 में रहिएगा तो विधिवत आप देख लीजिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है दोस्तों? वही उल्का पिंड जिसको आप देख के मन्नत मांगने लगते हैं, कहते हैं अरे यार तारा टूट गया है, मन्नत मांग लो पूरा हो जाएगा। होता है क्या? हुआ है किसी का? अच्छा, अब इत्तेफाक से हो गया तो पूछो मत भाई क्या बात है। अगर हो गया तो क्या बात है, पूछिए मत दोस्तों। उल्का पिंड को मेटोर बोलते हैं, मेट्योर। उल्का मतलब होता है मेट्योर, और उल्का पिंड को बोलते हैं मेटेरॉइड। ठीक है दोस्तों, उल्का पिंड, दोनों में क्या फर्क है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। मेटेरॉइड, अब आप ये देखिए, ये उल्का पिंड है। हमेशा आप सुनते होंगे ये उल्का पिंड इससे टकराया, वो उल्का पिंड उससे टकराया, मगर अब नहीं सुनते होंगे। पहले सुनते रहे होंगे कि चंद्रमा का निर्माण किससे हुआ, इस उल्का पिंड के टकराने से हुआ था, क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ था। तो मैं क्षुद्र ग्रह के बारे में भी चर्चा करूंगा और उल्का पिंड के बारे में। दोस्तों उल्का पिंड होता क्या है? देखिए दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था? जब सूर्य में विस्फोट हुआ था तो क्या हुआ, सभी गैस अलग अलग हो गए। मतलब जब विस्फोट हुआ तो कुछ बहुत दूर चले गए, कुछ करीब में आए, कुछ बहुत पास आए। उससे क्या हुआ, पृथ्वी में आकर्षण हुआ, यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र बना, और सारे गैस आपस में चिपकने लगे। चिपकते चिपकते क्या हुआ, वो आग का गोला बन गया। भाई सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक है हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस हाइड्रोजन को याद रखिएगा। इसी हाइड्रोजन से मैं वर्षा कराऊंगा पृथ्वी पर, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, यानी जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। कैसे जल का निर्माण होता है, कैसे हमारे पृथ्वी पर जल की वर्षा होती है, यानी बारिश होती है। ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी एक गेंद गोल की मतलब जलता हुआ आग बना, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद तो जब सोचिए ना, जब सूर्य के टुकड़े हुए होंगे, जब सूर्य से ढेर सारे मतलब गैस के गोले अलग हुए होंगे, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी लोहे को पीटिए, गर्म लोहे को पीटिए तो कुछ बुरादे निकलते हैं, छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े। तो जो छोटे वाले होते हैं वो जल्दी ठंड हो जाते हैं, वो ठंडी जल्दी हो जाते हैं। जो बड़ा होता है वो देर में होता है। तो यहाँ ये समझिएगा कि जो पृथ्वी है वो बड़ा गोला का पिंड था, गोला था। जो छोटे थे वो जल्द ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद वो गुरुत्वाकर्षण में जाते हैं, किसके कक्षा में, जिसके पास वो रहते हैं। तो पृथ्वी के पास जब वो जाते हैं और ठंडे चीज़ और गर्म आग में जब उसमें गिरते हैं, यानी उसमें जाते हैं पृथ्वी पर, तो क्या होता था, वहाँ पर वेपर निकलता था।
कैसा वेपर, जिसको आज हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जब आप देखते होंगे नदियों तालाबों से क्या होता है, सूर्य हमारे प्रकाश से क्या करता है वो जल को लेता है और बादल बनाता है। उसी तरीके से जब ठंडा गर्म में मिलता है, कभी कभी आप देखो होंगे जब आग जलता है उसमें पानी डालिए तो छन्न से बोलता है और ढेर सारे धुएं यानी वेपर वाष्प निकलता है, भाप निकलता है। उसी तरीके से पृथ्वी पर टकराने के बाद वो वाष्प निकलता है और आकाश में जाके लेयर बनाता है। लेयर बनाने के बाद बारिश करता है। तो कई करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही। वर्षा होते होते और उल्काओं का भी बमबारी चलती रही, यानी उल्काएं भी टकराती रहीं। वो बात अलग थी, तब की उल्काएं जलती नहीं थी, अब की उल्काएं जल रही हैं। क्यों जल रही हैं मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे पार्ट थे, छोटे छोटे गोले थे, वो क्या करते थे, जब हमारी पृथ्वी में प्रवेश करना चाहते हैं, जैसे ही मध्य हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में 5 भागों में बांटा गया है, हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में जैसे ही आता है, आपको पता है ऑक्सीजन क्या करती है, जलने का कार्य करती है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है वो जलने लगती है। जलते जलते हमारे धरती के करीब पहुंचती है तो हम लोग क्या देखते हैं, अरे यार वो देखो तारा टूटा हुआ है, हम लोग यही देखते हैं और फटाक से मन्नत मांगने लगते हैं। तो दोस्तों वो मन्नत मत मांगिएगा, वो तारा नहीं होता है। तारा अगर आपके करीब आ जाएगा तो हम लोग जल के भस्म हो जाएंगे। जब सूर्य 14,95,98,900 किलोमीटर की दूरी पर है और इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है हमको, 46 डिग्री टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता, तो इसका टेम्परेचर कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं उल्का पिंड। दोस्तों उल्का पिंड और उल्का में क्या फ़र्क होता है, जो उल्काएं पृथ्वी पर टकराने से पहले जलकर भस्म हो जाते हैं उसे उल्का कहते हैं। जो पृथ्वी पर टकरा के भस्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बस खाली इतना नोट करना है आपको कि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक 24 घंटे में 20 लाख उल्काएं जमीन पर गिरती है। ये नोट करने वाली बात है दोस्तों। उल्का पिंड क्या है, आकाश में यानी सौरमंडल में यानी पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में घूमने वाले छोटे छोटे गोले होते हैं, जो अपना जब गुरुत्वाकर्षण बल खो जाती हैं तो वो भागती कहाँ के हैं, गुरुत्वाकर्षण जिसके पास है, किसके पास है, पृथ्वी के पास है। उसके जब कक्ष में समा जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं वो क्या करती है, घर्षण से वो जलने लगती है। जलते या तो वो खत्म हो जाती है या तो वो पृथ्वी तक पहुँचते जल के भस्म हो जाती है, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। लेकिन उसे हम ही कहते हैं, वैज्ञानिक इसको नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक इसे क्या बोलते हैं, उल्का पिंड या उल्का कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उल्का पिंड उल्का की बातें हो गई दोस्तों। अब आगे की बात करने जा रहे हैं हम सौरमंडल के बारे में। दोस्तों सौरमंडल, मैंने ये कहा था कि जब आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे नॉलेज था दोस्तों आपके लिए, ब्रह्मांड के लिए उतना ही नॉलेज जितना आपके पेपर में आने वाला है, दोस्तों सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, दोस्तों ये हेडिंग डाल दिएगा सोलर सिस्टम। इसके बाद मैं जो लेक्चर लूँगा, जो मैं क्लास अटेंड करूँगा दोस्तों, सोलर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा। उसमें हम 8 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। एक ग्रह है जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब जो मैं प्रश्न देने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। वर्तमान समय में हमारे देश के कृषि मंत्री कौन हैं? कौन है? इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा दोस्तों। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।